बात किसी ने नहीं करी। तो मंच से तो जुड़ाव मेरा ज़्यादा रहा नहीं है, क्योंकि हम धरातल पर काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और वहीं पे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में आदिवासी एकता परिषद ने 7 चरणों का कार्यक्रम बनाया, जिसमें हमने प्रयास किया कि लोगों को मूल से, जड़ से उनका किस तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस चीज़ की ओर जाने का प्रयास किया। हो सकता है मेरा वक्तव्य में कोई त्रुटि हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो जो 7 कुछ चरण हमारे बनाए हैं वो इस तरीके से हैं कि गाँव में कोई भूखा न रहे। जो हमने पहला जो चरण बनाया है उसमें हमने प्रयास किया है कि गाँव में कोई भूखा न रहे। अब गाँव में भूखा न रहे उसके लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयोग किया और वो प्रयोग सक्सेसफुल हुआ। हर घर से एक मुट्ठी अनाज हमने इकट्ठा किया और गाँव में जो व्यक्ति सुबह शाम के खाने तक का भी सामर्थ्य नहीं है उसको हमने अनाज प्रोवाइड करा, और जिसको हमने अनाज दिया उसका जो नाम है वो मुक्त रखा। क्योंकि यहाँ पर हम सोचते हैं कि एक अगर मजबूर है तो उसका भी अपना एक अस्तित्व है, उसका भी एक स्वाभिमान है। तो उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचाते हुए हमने गाँव में प्रत्येक घर से, अगर एक परिवार में हम 6 जने हैं, 6 जनों का परिवार है, तो प्रत्येक घर से एक मुट्ठी अनाज दिया गया। मतलब 6 सदस्यों का परिवार है तो 6 मुट्ठी अनाज हुआ, इकट्ठा किया और गाँव में जिसके पास में अनाज नहीं है वहाँ पर हमने दिया। सेकेंड में गाँव में कोई शिक्षा से वंचित न रहे, और गाँव में कोई शिक्षा से वंचित न रहे उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने पाया कि गाँव में अगर 10वीं कक्षा का बच्चा है तो आप मानते हैं ना वो 6वीं या 8वीं कक्षा के बच्चे को पढ़ा सकता है। तो पहला प्रयास ये किया हमने कि जो बड़ा बच्चा है, जो बड़े शिक्षा प्राप्त कर रहा है बड़ी कक्षा में, वो अपने छोटे भाई बहनों को या छोटी कक्षा को लेकर देखे और उन्हें शिक्षित करें। दूसरा हमने पाया कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 ईयर है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 62 ईयर रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे मंच में जो आसीन है हमारे अतिथि, उनको लेकर हम पता लगा सकते हैं कि 62 ईयर जो उम्र तय की गई है वो रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है। तो शिक्षा से वंचित न रहे उसके लिए वो जो थे रिटायर्ड टीचर थे, अध्यापक थे, वो अपनी सेवा देना गाँव में शुरू करें। गाँव में अपनी सेवा रिटायरमेंट के बाद में देंगे और बच्चों को तैयार करें वहाँ पे। तो जिससे क्या होगा कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में, आजकल का जो एजुकेशन है इतना महंगा एजुकेशन है ऐसा बोलेंगे, वो इतना क्यों यूँ, जब अपना जो बेसिक है शिक्षा प्राप्त करना भी बेसिक में आता है, तो इसको भी महंगा कर दिया गया है। तो ये चीज़ का हमने गाँव में कोई शिक्षा से वंचित न रहे उसका एक छोटा सा प्रयास करने का कोशिश की। और आप पाएंगे महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान की कुछ जगहों में आप पाएंगे तो देखेंगे कि घर घर पर लोगों को लेकर बैठते हैं। बहुत बड़े एग्जाम्पल है वहाँ पे गुजरात में, जो है ना एक साथ उनके घर में 150 बच्चों को लेकर बैठते हैं और सुबह शाम का खाना देते हैं और शिक्षा देते हैं। और आप सोचिए जब वो अपने बच्चे अपने पास पढ़ेगा तो अपन उसको ज़्यादा एजुकेटेड कर पाएंगे। अगर अपन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कोई वेल एजुकेटेड अपने बच्चों को पढ़ाता है, थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाता है, क्योंकि अपन अपने बच्चे को हो सकता है शिक्षा देने में कमी हो जाए लेकिन उसको मूल्य सिखाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। आज की जनरेशन में मैंने देखा है कि हम गाँव से लौट आए हैं, गाँव से निकल आए हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर क्यों हम गाँव में वापस जाना नहीं चाहते हैं। एक उम्र के बाद तो वापस जाइए, या यूँ कहें कि एक उम्र के बाद भी गाँव में क्यों जाना है, आपको गाँव में जाना चाहिए और गाँव से ही विकास संभव है। गाँव में स्वास्थ्य से वंचित न रहे, गाँव में स्वास्थ्य से वंचित न रहे, इसके लिए हमने जो कोशिश किया वो ऐसा तैयार किया कि गाँव में जीएनएम एएनएम किए हुए लोग होते ही होते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सक कम से कम हम गाँव में प्रोवाइड करा सकते हैं। जब पहले हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब गाय माता के जो एक अवसर था गाँव में, वो बच्चा पैदा करवा देती थी। तो कैसे करवा देती थी? बिना एजुकेशन से भी
जो अपने पुरखों का एजुकेशन है वो हमें वापस लेकर आना है, पुरखों का मेडिसिन है वो हमें वापस लेकर आना है। तब तो अभी कोरोना में ऐसा बोला गया कि जो हॉस्पिटल में गए वो नहीं बच पाए, लेकिन जिनका इलाज घर पे हुआ है वो 100% बच गए हैं। तो ऐसा कैसे? तो उसका भी जन तक अपन को पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। गांव में पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। अब गांव में अगर पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अलग है। लोग पुस्तकालय का मतलब समझते हैं कि एक रूम जिसमें 10-12 टेबल कुर्सी लगी हुई है, आप वहाँ जाके अपना स्वयं का पुस्तक लेकर जाइए और पढ़िए। मेरा ऐसा मानना है कि इसको हम पुस्तकालय का नाम नहीं ले सकते। क्या अध्ययन केंद्र हो सकता है, एक अध्ययन का रूप हो सकता है, लेकिन पुस्तकालय का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी हो वहाँ पे और हम वहाँ पर जाएं और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करें। पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ऐसा है। लेकिन आजकल के हायर जो एजुकेशन सिटी है वहाँ पे भी अध्ययन केंद्र को पुस्तकालय का नाम दिया है, वो एक गलत है और हमें गाँव में पुस्तकालय का निर्माण करना होगा। जो रूढ़ी परंपरा का जो ज्ञान है वो देना होगा। गांव में जो पुस्तकालय है तो अभी जैसे हायर एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जो रूढ़ी परंपरा है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है हमसे। बात भी यहाँ पर हम बजा नहीं पाते हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो गाँव में करता है, छोटा सा एग्जाम्पल, चूल्हे पे रोटी बना नहीं पाती है महिलाएं, आजकल उनको गैस चाहिए। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ों का हमें जो रूढ़िवादी जो शिक्षा है ना वो भी हमें प्राप्त करनी है। गांव में सांस्कृतिक केंद्र खोले जाए। यदि गांव में सांस्कृतिक केंद्र होंगे तो जो चीज़ें हमें बड़े लेवल पे जब सम्मेलन में जाते हैं तब देखने को मिलती है और पता चलता है ओ ये तो हमारा बात है था, ऐसा कैसे? तो वो जो चीज़ को अपन को खत्म करना है उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सांस्कृतिक केंद्र हो वहाँ पे और अपनी जो रूढ़िगत चीज़ें हैं उनका म्यूजियम की तरह बनाइए और वो होना चाहिए, सांस्कृतिक केंद्र होना चाहिए, जिससे जो चीज़ें खत्म हो रही है वो खत्म ना होगी। अब सांस्कृतिक केंद्र में आप बीज कोष, दान कोष इनका भी कहीं ना कहीं रुक रखिए। अब हो क्या रहा है आजकल कि अभी जो नया धान जो आया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं भी उदाहरण दूंगी मैं कि मकई का बीज, मकई को हम बो देते हैं, उस मकई से 2 भुट्टे तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस भुट्टे से प्राप्त मकई को वापस अगर आप खेत में लगाएंगे तो उससे अनाज प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों? जबकि पहले हमारा जो बीज था उसका संग्रहण करके रखा जाता था और उस बीज को ही आगे बढ़ाया जाता था। आजकल जिस तरीके की अपन खान पान कर रहे हैं उससे अपने शरीर पर कैसा असर पड़ रहा है, अपने बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सब एजुकेटेड लोग ही बैठे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा गहराई में मैं इतना नहीं जाऊँगी। जाने को अविनाश को भी दिए। गाँव का जो कच्चा माल है वो कच्चा माल गाँव से पक्का होकर ही बाहर निकले। गाँव का कच्चा माल कच्चे रूप में बाहर न जाए, ये प्रयास भी गाँव स्तर पर हम लोग करेंगे। गाँव का कच्चा माल अगर बाहर निकल जाता है तो वापस से अच्छे रूप में हमें प्राप्त होता है और महंगा खरीदते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मुझे गेहूँ बेचना है तो गेहूँ का कीमत है 12 रुपये किलो, है ना, लेकिन अगर मैं आटा बेचती हूँ तो उसका कीमत हो जाएगा 35 रुपीज़ kg। तो कुछ प्रयास से गेहूँ का अगर आटा बनाकर बेचा जाए तो 35 रुपये किलो आटा हो जाता है, और अगर उसमें हो जाता है थोड़ा सा पापड़ बना दिया जाए या गेहूँ से मिलती जो भी चीज़ें हैं वो बना दिया जाए, इसके बाद उसको बेचा जाए तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें का ये जो कच्चा माल जो हम ऐसे ही बेच देते हैं आदिवासी लोग, वो हमें कच्चे रूप में ना बेच के और पक्के रूप में बेचना है। तो इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। जोहार, आपकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम रावत जी को, जिन्होंने हमारे गांव के जो आवश्यकता